हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बेहतरीन तरीके से फिनिश किया। अब आगे चलेंगे और हम लोग फिर से एक बेहतरीन सीरीज तैयार करेंगे। किस पे? आयनिक इक्विलिब्रियम पे। आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है, अगर देखा जाए तो मतलब मैक्सिमम बच्चों को उसमें थोड़ी तकलीफ जाती है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और बहुत सारी ऐसी मज़ेदार सी चीज़ें हैं उसमें। सब पे हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकें। तो आइए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम नाम सुन के ही अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो क्लियर हो रहा है कि आयनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं समझाता हूं। अगर किसी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और उसके आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? पीछे आप पढ़ चुके हैं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब भी कभी अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, देखिए ये अनडिसोसिएटेड है, और उसके आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। जैसे देखिए NH4OH है और ये टूट करके क्या दे देता है? ये टूट करके दे देता है NH4 प्लस, और क्या दे देता है बच्चों? OH माइनस दे देता है। तो देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और उसके करस्पॉन्डिंग आयनों के बीच में क्या एस्टैब्लिश्ड है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एवर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल and their corresponding ions, then this equilibrium is known as ionic equilibrium। प्यारे सरकार, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड और बेस की अगर बात की जाए तो जरा एक एक करके बातों को आप समझिए, सीखिए और जानिए। हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में। तो बेटा, एसिड से और बेस को पहचानने का जो पहले मेथड था ना, वो देखो कैसा था। जब साइंस डेवलप नहीं हुई थी तो लोग चख करके जानते थे। अगर कोई चीज़ कसैला स्वाद में है तो बेस होगा, और खट्टा लग रहा है तो वो क्या होगा? एसिड होगा। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। मान लीजिए कहीं 98% या 99% कंसनट्रेटेड H2SO4 रखा हुआ है और आपने उसको चख करके जानने की कोशिश की, तो उंगली डाल के जब चखने की कोशिश करोगे, निकालोगे तो उंगली रहेगी ही नहीं, डिसॉल्व हो जाएगी एसिड में। बहुत डेंजरस है, हाईली कंसनट्रेटेड एसिड। तो ये चख करके किसी चीज़ को जानना ये बहुत अनुचित बात है, क्योंकि वो अगर टॉक्सिक हुआ या उसकी कुछ ऐसे बैड इफेक्ट हुए आपकी हेल्थ पे तो आपको समस्या क्रिएट हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल सी नियम देने की कोशिश की। तो एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला एफर्ट किया गया बच्चों, वो आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने किया। आर्हीनियस ने क्या बोला, जरा देखिए। आर्हीनियस एसिड उसको बोलते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता हो? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H आयन रिलीज करता हो। मींस दोज कंपाउंड व्हिच रिलीजेस H आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा? क्या रिलीज करता है? रिलीजेस दोज मॉलिक्यूल व्हिच रिलीजेस H आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ये बात बिल्कुल अलग से मैं लिख देता हूँ। जो पानी में क्या रिलीज कर दे? H आयन रिलीज कर दे, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं आर्हीनियस एसिड बोलते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज कर दे? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन रिलीज कर दे, उसको आप क्या बोलते हैं? आर्हीनियस बेस बोलते हैं। तो ध्यान से समझना, जो भी मॉलिक्यूल पानी के अंदर क्या दे दें? H आयन दे दें, उनको क्या बोल देते हैं? आर्हीनियस एसिड। और जो पानी के अंदर क्या दे देते हैं? OH आयन दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्हीनियस बेस। जैसे देखिए HCl, जैसे देखिए HNO3, जैसे देखिए H2SO4, जैसे देखिए H3PO4, जैसे देखिए H3PO3, जैसे देखिए H3PO2, जैसे अगर मैं आगे बात कर दूं HCN, और आगे बात कर दूं HF,
और आगे बात कर दूं HBr, HI, और आगे बात कर दें HNO2, जो भी मॉलिक्यूल अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देने की ताकत रखते हैं, एचायन देने की ताकत रखते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं, आर्हीनियस एसिड। थोड़े आड़े टेढ़े नाम लिख देता हूँ, थोड़ी ऑर्गेनिक मिक्स करता, मज़ा आएगा आपको। जैसे देखिए C डबल बॉन्ड O, OH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। अगर मैं यहाँ पर जस्ट बगल वाले कार्बन पर OH लगा दूं तो बच्चों इसको मैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड बोलते हैं। ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये 2 एचायन रिलीज कर देगा। तो अगर ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में 2 एचायन रिलीज कर देगा तो जरा बताइए कि ये भी अपने पानी के सॉल्यूशन में एचायन दिया कि नहीं दिया, हाँ दिया। तो जो भी मॉलिक्यूल अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे देते हैं, एचायन दे देते हैं, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, उनको अपन आर्हीनियस एसिड बोल सकते हैं। मैलिक एसिड के बाद देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OH लगा दिया, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, OH लगा दिया। इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मैलेइक एसिड बोलते हैं। गौरपूर्वक देख लीजिएगा, ये था आपका मैलिक एसिड। यहाँ एक हाइड्रोजन कम रहेगा क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। तो देखिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, मैलेइक एसिड बोल देते हैं। मैलिक एसिड था, ये मैलेइक एसिड है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे देता है, एचायन दे देता है। तो जो भी मॉलिक्यूल अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे दें, एचायन दे दें, उनको सबको अपन क्या बोल सकते हैं, सबको अपन बोल सकते हैं आर्हीनियस एसिड। जैसे देखिए H, या अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ऐसे OH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, इसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं। अगर हम लोग देखें गौरपूर्वक तो ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे देंगे, एचायन दे देंगे। तो जो भी कोई अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे देता है, एचायन दे देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको आर्हीनियस एसिड बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए जैसे बात किया जाए H2SO5 की, या बात किया जाए H2SO8 की, ये क्या, इसको अपन बोलते हैं क्या, कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर बना दें S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आपको ये बहुत बार मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो देखो ये भी 2 एचायन देने की ताकत रखता है। इसकी बात करें, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। ये भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों क्या करता है, 2 एचायन देने की हैसियत रखता है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। देखिए ये दोनों हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो सकते हैं। तो देखिए मार्शल एसिड हो गया, कैरो एसिड हो गया, बहुत सारे एग्जांपल ले दिया मैंने। मैलेइक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, मैलोनिक एसिड हो गया। बाकी ये कॉमन नेम्स है, इनको तो आप जानते ही हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये जो भी आगे हैं सब, ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब के सब अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में एचायन देते हैं। और जो भी कोई अपने एक्वस सॉल्यूशन में एचायन दे, उन सबको क्या बोलते हैं बच्चों, उन सबको आर्हीनियस एसिड बोल सकते हैं। देखो इसमें बच्चे से एक गलती हो जाती है, वैलेंसी फैक्टर थोड़ा और स्मार्ट लेक्चर कर देता है। इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। सामान्य नज़रों से देखने पे सबका वैलेंसी फैक्टर 3 दिखता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि 1 मोल मॉलिक्यूल के द्वारा दिया गया एचायन या OH उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। हमें लगता है ये 3 एचायन देगा तो ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, लेकिन ये 3 देता है, ये 2 देता है और ये 1 देता है। रीज़न है इसके पीछे इनका स्ट्रक्चर। बना के दिखा देता हूँ। देखिए अगर बात करते हैं किसका, थोड़ा सा मिक्सअप लेक्चर बना देते हैं बढ़िया सा, जिससे आपको
ये कंटेंट कहाँ किस तरह से आपके सामने आ सकता है वो सब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम बात करें P डबल बॉन्ड O OH OH OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। 4 P डबल बॉन्ड O OH OH H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। और P डबल बॉन्ड O OH H H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। तो बच्चों देखो, वही H आयन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज होता है जो ऑक्सीजन से बधा हो, स्पेशली इन केसेस में। तो देखो ये कितने H आयन दे देगा, क्योंकि मोर पोलर बॉन्ड पानी में टूटते हैं 3, ये कितने H आयन दे देगा 2, और ये कितने H आयन दे देगा 1 H आयन दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सरकार, हमने क्या देखा, हमने ओवरऑल इतनी चीज़ों में ये देखा कि जो भी कोई मॉलिक्यूल अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज कर दे, H आयन रिलीज कर दे, उसको सरकार हमारे निसंकोच बेधड़क बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या कह सकते हैं, आर्हीनियस एसिड कह सकते हैं। प्यारे सरकार, अब अगर मैं थोड़ा आगे चल देता हूँ और आगे चलूँगा तो आप पाओगे कि हमें अभी आर्हीनियस बेस के बारे में बात करना बाकी है। तो सरकार ज़रा देखें, आर्हीनियस एसिड के बारे में तो मैंने बात कर दिया, अब आर्हीनियस बेस के बारे में अपन बात करेंगे। सरकार, वो जो पानी के अंदर क्या दे दे, OH आयन दे दे। जैसे कि देखिए NaOH है, ये पानी में OH आयन देगा और Na+ दे देगा। जैसे बात करते हैं MgOH होल ट्वाइस की, ये पानी में Mg+2 दे देगा और 2 OH आयन दे देगा। जैसे बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, ये पानी में अमोनियम आयन दे देगा और OH आयन दे देगा। जैसे कि बात करते हैं AlOH होल थ्राइस की, पानी में Al+3 दे देगा और 3 मोल OH आयन दे देगा। जैसे कि अपन बात करते हैं किसकी, KOH की, पानी में K+ दे देगा और OH आयन दे देगा। जैसे कि हम बात करते हैं जो है BeOH का होल ट्वाइस, ये पानी में Be+2 दे देगा और साथ में 2 OH आयन दे देगा। जैसे कि लैंथेनॉइड्स होते हैं कौन, लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, PM संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाता हूँ। तो जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं वो सब क्या बनाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, यानी कि प्रति आयन 3 मोल OH आयन रखते हैं। तो ये सब भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे देंगे, OH आयन दे देंगे। तो जो भी कोई मॉलिक्यूल अपने एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों क्या दे दे, अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रोड्यूस कर दे, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उन सबको क्या बोल सकते हैं, आर्हीनियस एसिड बोल सकते हैं। अब जरा देखना होता क्या है कि चलो भाई, आर्हीनियस ने बोल दिया कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H आयन देगा वो एसिड कहलाएगा और जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन देगा वो बेस कहलाएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बट होता क्या है, कुछ जगहों को थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। जैसे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके मैं लिख देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चों देखो, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बोरिक एसिड होता है एक एसिड H3BO3। अब बोरिक एसिड जो है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो BOH OH और OH, आपको लगेगा कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में 1 नहीं 2 नहीं 3 इसे क्या देना चाहिए, इसको 3 OH आयन देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये जो बोरिक एसिड है ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H आयन देता तो है, फिर भी इसको हम आर्हीनियस एसिड नहीं कहते हैं। तो गौर पूर्वक सुन लेना, क्या बोला मैंने कि दिस इज द बोरिक एसिड, इट लुक्स लाइक अ आर्हीनियस एसिड बट एक्चुअली इट इज नॉट अ आर्हीनियस एसिड। व्हाई, समझाता हूँ। देखो, जैसे ही आप बोरिक एसिड को कहाँ डालेंगे, पानी में, जैसे ही आप बोरिक एसिड को कहाँ डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो क्या होगा, बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। देखो 1 2 3 4 5 6
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यानी एक स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक दूसरा स्पीसीज है जिसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी लोन पेयर, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लोन पेयर मौजूद है यानी देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो क्या होगा, जिसको चाहिए और जिसके पास है आपस में लेन देन कर लेंगे। यही परमात्मा की बनाई दुनिया है। इंसान ऐसा नहीं करता है, बाकी नेचर में बाकी चीज़ें जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली चलती हैं। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको दे देगा। देखिए ज़रा, तो ये OH अगर अपन गौर से देखें बच्चों तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? वाटर के, ऑक्सीजन के हैं। लेकिन हिस्से में कितना आया? एक किसके पास चला गया? बोरॉन के। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन अपने पर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, यानी वो कोशिश करेगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाए। तो देखो यहाँ सबसे कमज़ोर बॉन्ड है क्योंकि यहाँ PS ओवरलैपिंग है। ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है वो P है और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल S है। तो PS ओवरलैपिंग जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो BOH OH OH OH, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। साथ साथ ये क्या दे देगा? H आयन। तो ज़रा देखो, बोरिक एसिड ने अपने एक्वस सॉल्यूशन में H आयन दिया तो बावजूद इसके ये आर्हीनियस एसिड नहीं है। कारण जो H आयन बोरिक एसिड ने दिया, it doesn't comes from boric acid molecule. Actually this particular H ion comes from water molecule, यानी कि बोरिक एसिड अपने एक्वा सॉल्यूशन में H आयन देता तो है बट वो H आयन उसका खुद का नहीं होता है, वाटर का होता है। इसलिए इसको हम आर्हीनियस एसिड नहीं कह सकते। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुन लीजिए इसको कि बोरिक एसिड अपने एक्वा सॉल्यूशन में H आयन देता है, बावजूद इसके हम उसको क्या नहीं बोल सकते हैं? आर्हीनियस एसिड नहीं बोल सकते, बिकॉज दैट पर्टिकुलर H आयन बिलोंग्स टू वाटर मॉलिक्यूल, इट डजंट बिलोंग्स टू बोरिक एसिड मॉलिक्यूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई तो अब जरा देखिए, हम लोग बात करते हैं आगे ड्रॉबैक की, कि समस्या क्या रहा। ड्रॉबैक की बात करेंगे तो देखो, बार बार मुझे कहना पड़ रहा है पानी पानी पानी, पानी में, एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कंपल्सरी टू आइडेंटिफाई एनी आर्हीनियस एस और एसिड और आर्हीनियस बेस। विदाउट वाटर वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम इन एसिड एंड बेस, यानी H2O का प्रेजेंस कंपल्सरी है। H2O का प्रेजेंस क्या है? कंपल्सरी है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ H2O वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश एनी मॉलिक्यूल आइदर एज अ आर्हीनियस एसिड और एज अ आर्हीनियस बेस। दूसरा पॉइंट इसका क्या है बच्चों, कि बहुत सारे धरती पे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ना तो पानी में H आयन देते हैं और ना ही पानी में OH आयन देते हैं, फिर भी वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। जैसे कि अगर मैं SO2 की बात करूं, जैसे कि मैं Cl2O7 की बात करूं, जैसे कि मैं CO2 की बात करूं, जैसे कि मैं आगे N2O5 की बात कर दूं, जैसे कि मैं BaO की बात कर दूं, जैसे कि मैं LiO की बात कर दूं, जैसे कि मैं Na2O2 की बात कर दूं, जैसे कि मैं KO2 की बात कर दूं, जैसे कि मैं FeO की बात कर दूं, जैसे कि मैं Fe2O3 की बात कर दूं, जैसे कि मैं Al2O3 की बात कर दूं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, लॉट्स ऑफ। जैसे कि मैं मान लीजिए बनाता ही जाऊं, कितना बना दूं, जैसे मान Mn2O3 की बात कर दूं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड हैं जो जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर रखते हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक रखते हैं। बता दूंगा कि वो कौन है एक दिन अच्छा से।
वैसे बहुत मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, कहो तो बता देता हूँ। देखो ये है, जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया, सब पंजाबी सनक गए। जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया, सब पंजाबी सनक गए। ये वो मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि जो एसिडिक बिहेवियर भी रखता है और बेसिक भी बिहेवियर भी रखता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि परमात्मा की बनाई इस दुनिया में हज़ारों ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो एच आयन नहीं देती हैं फिर भी एसिडिक कैरेक्टर रखती हैं, ओ एच आयन नहीं देती हैं फिर भी क्या रखती हैं, बेसिक कैरेक्टर रखती हैं। तो उनसे जब पूछा गया आर्हीनियस जी से कि हाँ भाई ये तो पानी में चाय नहीं देता, जैसे कि अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये सब पानी में चाय नहीं देते फिर भी ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जैसे बात करूं इन सब की, ये तो पानी में ओ एच आयन नहीं देते हैं फिर भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे इन दोनों की बात करूं तो ये पानी में एच आयन या ओ एच आयन नहीं देते फिर भी दे आर एम्फोटेरिक, यानी कि पानी में एच आयन और ओ एच आयन देना कंपलसरी शर्त नहीं है। बट क्योंकि आर्हीनियस भाई ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया, इस इतनी बड़ी दुनिया में पहला अटेम्प्ट किया क्या क्लासीफाई करने का, एसिड और बेस क्लासीफाई करने का, बिना चखे, बहुत मतलब बहादुरी की बात है, प्रशंसा होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन वो बेचारे एक जगह आकर के फेल रहे कि लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस नेचर which do not releases H ion as well as which do not releases OH ion in their aqueous solution, even they have acidic and basic nature। तो आर्हीनियस उनको कभी क्लासीफाई ना कर सका, बता ना सका ऐसा क्यों। तो पहला उसका ड्रॉबैक था प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कंपलसरी। दूसरा है कि नेचर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद थे जो एच आयन और ओ एच आयन नहीं देते थे फिर भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर रखते थे, उनको बेचारा आर्हीनियस कभी क्लासीफाई ना कर सका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरा, दो बातें बहुत हैं, किसी भी थियरी को फेल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि 1000 बातों में, मान लो आपको 12वीं में फेल होना है तो जरूरी थोड़ी कि सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाइए, किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 12वीं में फेल माना जाएगा। सिमिलरली किसी भी थियरी को फेल होने के लिए जरूरी नहीं कि दुनिया की सभी बातों में फेल हो, एक भी लॉजिकल क्वेश्चन में अगर कोई थियरी फेल रही तो ओवरऑल वो थियरी का क्या बन जाता है, ड्रॉबैक बन जाता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सरकार मेरे समझे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे और आगे चलते हैं। जब फेल हो गया हमारा कौन, आर्हीनियस, तो उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, बड़े मज़ेदार लोग हैं ये, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला बच्चों कि जो भी कोई अपने एक्वस सॉल्यूशन में एच आयन दे दे वो क्या कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड कहलाएगा। और इन्होंने बोला कि जो एच आयन को ले ले वो क्या कहलाएगा, वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस कहलाएगा। देखो आर्हीनियस को एच आयन और एच आयन बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, 2 चीजें लेनी पड़ती थी। सॉरी, एसिड और बेस बताने के लिए क्या करना पड़ता था, 2 चीजें लेनी पड़ती थी। एक लेना पड़ता था एच आयन और दूसरा लेना पड़ता था ओ एच आयन। लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने वेरिएबल्स को घटाया, उन्होंने एच आयन के टर्म में ही एसिड को डिफाइन कर दिया और एच आयन के टर्म में ही बेस को डिफाइन कर दिया। क्या बोला उसने कि जो भी एक्वा सॉल्यूशन में एच आयन ले ले वो सबके सब बेस हैं और जो एच आयन दे दे वो सबके सब क्या हैं, एसिड है। अब प्यारे सरकार, ये बड़ी अच्छी थियरी है, ज़रा मुझे इसको कायदे से समझाने देना। देखो, अगर मैं H2SO4 का रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं और बन के तैयार हो जाए H3O+ और HSO4-। H3O+ किसको बोलते हैं, देख लीजिए, इसको बोलते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्रोटॉन को डोनेट करता है। साथ ही साथ इसके पास एक लोन पेयर अभी और मौजूद है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ध्यान रहे
पानी के अंदर प्रोटॉन का कोई अस्तित्व तो नहीं होता। पानी के अंदर कभी एच जो है वो एच के फॉर्म में रह ही नहीं सकता। वो हमेशा एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में, क्योंकि एच पे साइज बहुत छोटी होती है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एच बहुत तेज़ी से पानी के ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है और फट से क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। अगर यहाँ पे हम देखें तो दिस इज AB3L टाइप का है, यानी NH3 जैसा है, यानी कि इसका शेप कैसा होगा? पिरामिडल बोल सकते हैं अपन। तो हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट एच आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जरा देखो, अगर मैं H2SO की बात करूँ, H2SO4 की, तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने पे साफ साफ पता लग रहा है किसने एच आयन क्या किया? दिया, रिलीजेज एच आयन। अगर मैं यहाँ देखूँ और यहाँ से यहाँ जाऊँ तो साफ साफ पता लग रहा है इसने एच आयन क्या लिया? लिया, मीन्स दिस वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्टेड एच आयन, ठीक है। अगर इसने एच आयन दिया तो ये क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड हो जाएगा। और अगर इसने एच आयन लिया तो ये क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस हो जाएगा। अब जरा देखो इसकी टेंडेंसी कैसे, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है एच आयन लेने की, भाई नेगेटिव चार्ज है तो एच आयन लेगा, तो ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस हो गया। और इसकी टेंडेंसी एच आयन देने की है, देखो क्योंकि वाटर पे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं, तो फट से एच आयन दे के रिएक्शन को किधर पुश करेगा? बैकवर्ड। तो ये एच आयन देने की टेंडेंसी रखता है, तो ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड हो गया, ठीक है। आज तक तुमने पढ़ा था कि एसिड बेस रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है सॉल्ट एंड वाटर। आज तुम कुछ अलग ही देख रहे हो कि एसिड और बेस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? एसिड और बेस। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बेस रिएक्शन product is also acid and base। बड़ी मज़ेदार बात है कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में जो एसिड बेस रिएक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट में भी क्या ही बना देते हैं? एसिड और बेस बना देते हैं। अगर कोई दो चीज़ एक दूसरे से सिर्फ एच आयन से डिफर करती हो बच्चों, तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे अगर हम देखें H2SO4 और HSO4 माइनस में जो डिफरेंस है ना, वो किसका डिफरेंस है? वो सिर्फ एच आयन का डिफरेंस है। अगर एच आयन का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहे जाएंगे, यानी ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर हम बात करते हैं H3O+ की और H2O की, तो इनमें भी जो डिफरेंस है वो किसका है? एच आयन का है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे ये देखो, ये एसिड है तो ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ एक चीज़ आपको गौरपूर्वक समझनी पड़ेगी। अगर तुम्हें किसी का ये एसिड है और इसका तुम्हें कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो इसमें से एच आयन निकाल दो। यानी अगर किसी में से एच आयन निकाल लेते हैं तो क्या मिलता है? उसका कॉन्जुगेट बेस मिलता है। ये देखिए, ये बेस है। अगर इसका हमें कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो बेस में एच आयन डाल दोगे तो उसका क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यानी कि अगर तुमने एच आयन लिया तो तुमको क्या मिल जाएगा? कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। देखो H2SO4 में से एच आयन लिया, HSO4 माइनस मिल गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और अगर मैंने कहीं एच आयन दिया, जैसे कि देखो वाटर को एच आयन दिया तो H3O+ मिल गया, तो ऐसी स्थिति में एच आयन ले लेने से जो मिलता है वो कॉन्जुगेट बेस, और एच आयन दे देने से जो बनता है वो है कॉन्जुगेट एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में जब आता है तो बहुत तकलीफ देता है बच्चों को, इसलिए थोड़ा अच्छे से इसको जानते रहना। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसके बारे में ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो होगी वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड या
वीक बेस की तरफ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पढ़ रहे हो और लास्ट में 11वीं के ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा, ये इतना टेढ़ा चीज़ है। चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखो एसिटिलीन, जिसे तुम इथाइन भी कहते हो, मान लीजिए कि ये किससे रिएक्ट कर रहा है, LiNH2 से रिएक्ट कर रहा है और बना दे रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये हमको दे दे रहा है -Li प्लस, और NH3 जो है वो अलग हो जा रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली मैं मान लेता हूँ कि ये जो NH3 है बच्चों, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, मान लीजिए NaOH से रिएक्ट कर रहा है, और NaOH से रिएक्ट करके ये बना दे रहा है NH2 माइनस और Na प्लस, और साथ साथ ये क्या रिलीज कर दे रहा है, वाटर रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन हमको ऐसा दिया हुआ है। अब हमसे कहता है कि जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और साथ साथ हमसे कहता है कि OH आयन, और साथ साथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या एक सेकेंड, हमसे कहता है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस OH आयन और NH2 माइनस को बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो अब जरा देखो कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी को कहाँ मिक्स कर दिया मैंने, हाइड्रोकार्बन में मिक्स कर दिया। अब इनको अगर तुमसे कोई कहे कि बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो लिखना है तो बहुत आसान, बट एक बार समझ में आ जाए तब। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, परसेंटेज इस करेक्टर 50% है, इसलिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो जरा, इसने इसको अपना H आयन दे दिया और ये बन गया और ये बन गया। तो जरा देखो गौरपूर्वक, NH2 माइनस ने H आयन लिया, ठीक है, और जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मान लो अगर ये बैकवर्ड जाती है तो इसने H आयन लिया, ऐसी स्थिति है। देखो ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर मैं पहला रिएक्शन देखूं, धैर्यपूर्वक सुनना, तो एक बेस है जो कि है NH2 माइनस, जो कि H आयन ले रहा है, और दूसरा बेस जो H आयन लेने की टेंडेंसी रखता है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक है, अब क्योंकि ये रिएक्शन में कुछ नहीं कह रहा है तो अपन मानेंगे कि फॉरवर्ड जा रही है, क्योंकि कुछ कह रहा होता तभी तो क्लियर होता कि किधर जा रही है। कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब कि रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड। भाई कोई रिवर्सिबल रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड भी हो सकती है, जैसे 50% से ज़्यादा हुई तो मैक्सिमम फॉरवर्ड है, 50% कम हुई तो मैक्सिमम रिवर्स है, और 50% हुई तो बीच की स्थिति में है। तो इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन फाइनली किधर मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जरा देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम जानते हैं, यहाँ हमने लिखा है कि कोई भी रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड या वीक बेस की तरफ जाती है। तो जरा गौरपूर्वक देख लीजिए, यहाँ अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो NH2 माइनस से इसकी तरफ जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो जाएगा, वीक बेस। यानी कि अगर हम इनका कंपेयर करें तो NH2 माइनस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस के बेसिक कैरेक्टर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरे रिएक्शन में अगर आप देखो तो OH आयन H प्लस को ले रहा है इसमें से, तभी तो देखो वाटर बना दे रहा है, और इधर OH आयन लेने की टेंडेंसी रखता है और इधर NH2 लेने की टेंडेंसी रखता है। यानी दूसरे रिएक्शन के हिसाब से हमारे पास दो बेस हैं, एक है OH आयन और एक है NH2 माइनस। ठीक है, अब ये ओवरऑल रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि रिएक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो अंडरस्टूड है वो किधर ही जा रही होगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्शन हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ, यानी इसका बेसिक कैरेक्टर इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर ये तो वही बात हो गई कि x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो x बड़ा है y और y बड़ा हो गया z, यानी सबसे ज़्यादा ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कौन हो गया, OH आयन हो गया। OH आयन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो गया, NH2 माइनस हो गया, और NH2 माइनस के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बेस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो गया। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है,
उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा सका हूँगा। और ये सारा क्वेश्चन का जो पीछे का राज है वो पॉइंट नंबर 4 है कि जो हमारी कौन सी रिएक्शन है, ब्रांस्टेड एंड लॉरी रिएक्शन अगर कहीं हो रही है, यानी एच का लेन देन हो रहा है, तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि सरकारों को ये बात समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम लोग गौर पूर्वक देखें, चलो इसका मान लो तुमसे कोई पूछे कि ये रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। H2SO4 है, H2O से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना दे रहा है, H3O+, और साथ में क्या दे रहा है, HSO4-। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये एक एसिड ये है जो कि ब्रांस्टेड एंड लॉरी एसिड है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, H देने की, और एक एसिड ये भी है। तो जरा देखो H2SO4 इनऑर्गेनिक एसिड है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपेयर टू हाइड्रोनियम आयन, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन जाएगी। यानी ये रिएक्शन ज़्यादातर किधर शिफ्टेड रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आए। यानी किसी रिएक्शन का आपको डायरेक्शन पूछ लेता है तो घबराने का नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने पे भी वो आ जाएगा। अब बच्चों इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि कई बार कॉम्प्लेक्स दे देता है और कॉम्प्लेक्स दे करके उसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पूछता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ, चलो देखो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं बना देता हूँ कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ बना देता हूँ कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले अगर मैं सरकार लिख दूँ H2CO3, जरा बताओ कि क्या अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, पहले एक बार समझा देता हूँ तुमको फिर से, पीछे मैंने बता रखा है, देखो ध्यान से नहीं सुने होगे तो प्रॉब्लम आएगी। H2SO4 ने H+ दिया तो उसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। यानी बेस बनाने, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ लेना पड़ता है और कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H+ देना पड़ता है। जैसे देखो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये कब बना, जब इसको मैंने H दिया। तो कॉन्जुगेट अगर आपको क्या बनाना है, बेस, तो H लेना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या H2CO3 H लेगा, नहीं लेगा, लेने की क्षमता नहीं है उसकी, मैक्सिमम स्थिति में हो अपने। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए उसमें से H लेना पड़ेगा, यानी इस HCO3 माइनस, भाई एक H दे देगा तो क्या बचेगा, HCO3 माइनस ही तो बचेगा ना। तो ये इसका क्या हो गया भाई, H2CO3 है, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, यहाँ H+, तो अगर एक H+ निकल जाएगा, देखो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो चुका है, तो HCO3 पे और ये माइनस बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो सरकार देखें, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमारे पास HCO3 माइनस होता, तो HCO3 माइनस होता, हमें चाहिए इसका कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड अगर तुमको बनाना है तुम्हें H+ देना पड़ेगा, तो H+ दे दो, देखो क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। और अगर हमें इसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो H लेना पड़ेगा, H ले लोगे तो क्या बन जाएगा, CO3 पे -2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ सिर्फ कार्बोनेट आयन दिया होता, CO3 पे -2, अब हमें कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो वी हैव टू इंसर्ट H, तो H इंसर्ट कर दो HCO3 पे माइनस, यानी कि अगर इसको H दे दिया तो इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अब इससे अगर H ले लूँ तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, बट लेने के लिए इसके पास H होना भी तो चाहिए, क्योंकि इसके पास H है ही नहीं, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस संभव है ही नहीं। इसी तरह से अगर मैं NH3 लिख दूँ, NH3 का सपोज करो मेरे को कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड वी हैव टू ऐड H, तो H ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो अगर H ऐड कर देंगे तो NH3 और ये लोन पेयर H को दे देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसे शॉर्ट में किताबों में क्या लिखते हैं, NH4+ लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़रा देखिए NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, NH4+, और मान लो कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो H लेना पड़ेगा। अब H अगर लेना पड़ेगा तो ले दो, NH3 में से H ले दोगे तो NH2- बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास OH है, OH का हमको चाहिए कॉन्जुगेट एसिड,
कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो क्या करोगे बताओ, एसिड के लिए एचाइन ऐड करना पड़ता है, ऐड कर दो एचाइन, H2O बन गया। और अगर कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो एचाइन लेना पड़ता है, ले लो तो O-2 हो गया। अगर मान लो हमारे पास Cl माइनस Br माइनस F माइनस है और इन सबका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए हमको, तो टू प्रिपेयर कॉन्जुगेट एसिड वी हैव टू ऐड एचाइन। हमने ताबड़तोड़ सब पे क्या ऐड कर दिया, एचाइन। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड HCl, इसका HBr, इसका HF। और यहाँ पे जरा गौरपूर्वक देखो, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एचाइन लेना पड़ेगा, Cl माइनस नहीं दे सकता, Br माइनस नहीं दे सकता, F माइनस नहीं दे सकता, क्योंकि किसी चीज को देने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि वो चीज होनी भी तो चाहिए, बिना हुए तो दे नहीं सकता। प्यारे सरकार, उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो क्या है, 5वां पॉइंट, कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमेशा वीक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखिए HF है, HCl है, HBr है, HI है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी, तो एचाइन देने की टेंडेंसी, एचाइन देने की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यानी कि ये क्या देगा, H प्लस F माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Br माइनस, H प्लस I माइनस। ठीक है, तो देखो गौर पूर्वक ध्यान से कि जो है सबसे अच्छे से एचाइन कौन देगा, HI देगा, क्योंकि यहाँ H और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा है। बड़ा बॉन्ड आसानी से टूट जाता है क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, आसानी से टूट जाएगा, तड़ से एचाइन दे देगा। क्योंकि एचाइन देने के लिए H और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बना है उसका टूटना अनिवार्य है ना। अगर वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो एचाइन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इनमें और ये सबसे वीक एसिड है इनमें। तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे वीक होगा। यानी कि अगर मैं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस के बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, बेसिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो F माइनस सबसे तगड़ा बेस होगा, फिर Cl माइनस होगा, फिर Br माइनस होगा, फिर I माइनस होगा। ये भी बहुत जगह ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आती हैं क्योंकि जो वीक बेसिस होते हैं दे आर ऑलवेज गुड लीविंग ग्रुप होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बहुत काम में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो ज़रा देखो, इतनी बातें हो गई तो एक अच्छा क्वेश्चन उठाता। देखो मान लीजिए आयरन है और OH 3 है और वाटर भी 3 है और बॉक्स लगा दिया, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब मेरे को इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए और कॉन्जुगेट बेस चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी मन को शांत रखें, सोचें कि क्या बोल रहे हैं सर। कॉन्जुगेट एसिड एक बार फिर से बता देता लो, H2SO4 है, वाटर के साथ यही रिएक्शन याद कर लो हमेशा, क्या बना दिया, H3O प्लस और HSO4 माइनस। ये एसिड था और इसने H प्लस दिया तो इसका क्या मिल गया, कॉन्जुगेट बेस। यानी कभी भी तुम्हें कॉन्जुगेट बेस अगर चाहिए हो तो तुम्हें उसमें से H प्लस निकालना पड़ेगा और कॉन्जुगेट एसिड के लिए डालना पड़ेगा। तो जब तुम इसमें H प्लस डालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें तो कितना आ गया, जरा देखो, X की वैल्यू +3 आ गई, यानी यहाँ आयरन +3 में है। ठीक है, अब अगर मैंने H प्लस को डाला तो H प्लस को डाला तो आयरन तो एज इट इज़ रहेगा, H प्लस और OH आयन मिलकर के वाटर बना देते हैं। तो 3 OH में से एक OH क्या करेगा, वाटर बना देगा। तो पहले से 3 वाटर था, एक वाटर एक्स्ट्रा बन गया, 4 हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा मत करना, तो OH कितना बचा, 2, उनको मैंने यहाँ लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ जब तुम X करोगे +4 × 0 लिखोगे +2 × -1 करोगे तो ये X - 2 आ गया। अब इसको किसके बराबर कर दें कि X की वैल्यू 3 हो जाए,
1 के बराबर कर दे तो यानी यहाँ ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ x जरा देखो कितना आ गया, +3, मीन्स वी हैव टू रिगेन द एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ +3 था तो यहाँ भी +3 ही होना चाहिए। अगर हमें कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो हमें H आयन लेना पड़ेगा। अब OH आयन और वाटर में कौन आसानी से H आयन दे देगा? सिंपल सी बात है, OH आयन नेगेटिवली चार्ज है, वो अपने में से पॉजिटिव आयन क्यों जाने देगा? आसानी से नहीं जाने देगा। लेकिन ये न्यूट्रल है, ये अपने में से H आयन जाने दे सकता है। लॉजिकल सेंसर है, यानी कि अगर H आयन तुम्हें लेना है तो तुम वाटर में से लोगे। तो जब वाटर में से H आयन ले लोगे तो वाटर की संख्या पहले कितनी थी? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इनिशियल स्टेट इज हाउ मच? 3। नाउ इट विल बिकम टू 2। अब जरा देखो, जब इसमें से H आयन ले लोगे तो वाटर जो है H आयन देने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH आयन में। तो पहले से 3 थे, 1 बढ़ जाएगा और OH आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नाउ रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन नंबर वही रहना चाहिए। तो जरा देखो, ये 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +3 करना है तो -1 कर दूं तो -1 और +4 कितना हो जाएगा? +3। करके देख लेना आप। अब अगर मैं इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब एक फिक्स समय सीमा के अंदर चीज़ों को बाइंड अप करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाना चाहते हो तो आपको H आयन क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहते हो, आपको पूरी एंटिटी में से H आयन क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। सरकार, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करिए FeH2O का, मान लीजिए हमारे पास क्या है? 5 है। इसका हमें क्या चाहिए? या 6 है, मान लीजिए 6, और यहाँ पे टोटल चार्ज +3 है। इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए और कॉन्जुगेट बेस चाहिए। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जरा। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो तुमको H+ देना पड़ेगा। तो चलो H+ दोगे तो देखो वाटर ही वाटर है, ये वाटर H+ लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3O+ में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा FeH2O कितना हो जाएगा? 5, और एक वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3O+ में। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रखना है तो यहाँ +4 करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि x + 5 × 0 +1, इस पे कितना चार्ज है? +1। इसको +4 के बराबर करोगे तभी तो x की वैल्यू +3 आएगी। और अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H आयन लेना पड़ेगा। H आयन ले लोगे तो वाटर की संख्या कितनी बचेगी? 6 से 5 हो जाएगी, और एक वाटर में क्या बचेगा? OH आयन। अब तुमको ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही रखना है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है -1, तो यहाँ क्या रखूँ कि -1 उसमें जुड़े अगर जैसे, तो वो कितना हो जाए? +3 हो जाए। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, नहीं ये +2 लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखो x + 5 × 0 -1 = +2, तो x कितना हो जाएगा? +3। यानी कि -1 जो है ये किस में जुड़े? उधर जाके साइन बदल के, कि ओवरऑल सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बदले ना। उम्मीद करता हूँ कि ये इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये क्या था? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, जिसमें हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे जानते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से सीखा। जितना मेरे में दम था मैंने लगाया। अभी 40-45 क्वेश्चन ले दूंगा, आपका बिल्कुल फटाफट चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आगे चलते हैं। जब हमने जो है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी को पढ़ लिया तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। इसके क्या ड्रॉबैक हैं? इसके ड्रॉबैक हैं कि भाई जैसे वाटर का प्रेजेंस रिक्वायर्ड था किसमें? आर्हीनियस में, वैसे इसमें भी है। नंबर 2, जैसे आर्हीनियस बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल को नहीं बता सका कि वो एसिड है कि बेस, जो पानी में H आयन ना तो लेते थे ना देते थे। जितने भी पीछे मैंने लिख रखा था, नॉन मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, या जो है एम्फोटेरिक, ये सब के सब पानी में ना तो H आयन लेते हैं ना ही H आयन देते हैं। उसके बावजूद भी एसिडिक या बेसिक या एम्फोटेरिक कैरेक्टर रखते हैं। तो भाई इनको पूछा गया कि भाई मान लो Cl2O7 है, कि भैया ये तो पानी में कोई H आयन नहीं देता है फिर भी एसिडिक है। मान लो बेरियम का ऑक्साइड है, ये तो पानी में कोई OH आयन नहीं कोई H आयन नहीं लेता है, फिर भी ये क्या है? बेस है। तो कोई जवाब नहीं था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के पास।
ठीक उसी तरीके से जिस तरह से कोई जवाब नहीं था आर्हीनियस के पास। यानी कि पहला, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस केस टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज एज ए एसिड और बेस। सेकेंड थिंग इज दैट large number of molecules are present in this nature which do not releases H ion as well as do not accept H ion even they show acidic and basic character। इनके भी बारे में कोई भी जवाब नहीं था किसके पास, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के पास, तो वो फेल हो गया। अब वो जब तुम्हारा भैया फेल हो गया तो और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बचा है क्या, एक बार सोच लेता हूँ, कुछ तो भी याद आया था, भूल गया फिर से। हाँ ठीक है, वाटर का प्रेजेंस ये हो गया। हाँ ठीक है, देखो आर्हीनियस एसिड भी H आयन देता है और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड भी H आयन देता है। इसका मतलब सारे आर्हीनियस एसिड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड होते हैं, बट जो आर्हीनियस बेस है वो OH आयन देता है, बट जो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस है वो H आयन लेता है और ये क्या करता है, OH आयन देता है। ठीक है, इसका मतलब कि सारे आर्हीनियस बेस ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस नहीं होते, या सारे काट दो, आर्हीनियस बेस ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस नहीं होते, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो जरा देखो क्या स्टेटमेंट बना कि आर्हीनियस एसिड इज ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बट आर्हीनियस बेस इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस। यानी ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बट ऑल आर्हीनियस बेसेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस। ऑल क्या, कोई भी आर्हीनियस बेस ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद जो थियरी आती है ना वो लिविस की थियरी है। लिविस ने क्या बोला, देखिए तीसरी थियरी आई लिविस थियरी। लिविस थियरी ने बोला, लोन पेयर के टर्म में बात किया। इसने बोला कि जो भी लोन पेयर ले वो सबके सब क्या हैं, एसिड है, और जो भी लोन पेयर दे वो सबके सब क्या हैं, बेस है। उसने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्पीसीज लोन पेयर को ले रहा है वो सबके सब क्या हो गए, लिविस बेस एसिड हो गए, और जो लोन पेयर को दे रहा है वो सबके सब क्या हो गए, लिविस बेस हो गए। जैसे अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन करा देते हैं BH3 के साथ, तो BH3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा और NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3 बन के तैयार हो जाएगा। इस रिएक्शन में अगर भैया देखें तो इसने लोन पेयर दिया, इसने लोन पेयर क्या किया, दिया, और इसने लोन पेयर क्या किया, लिया। तो जिसने लोन पेयर दिया बच्चों वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लिविस बेस, और जिसने लोन पेयर लिया वो क्या कहलाएगा, लिविस एसिड। इसी तरह से जैसे SI या मान लीजिए सल्फर का फ्लोराइड है, S जैसे S है, F4 है, 2F माइनस से रिएक्ट करता है और SF6 पे -2 बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर जरा देखो, ध्यान पूर्वक जब देखोगे तो समझ जाओगे। सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल होता है, और 2 फ्लोराइड आयन आते हैं, उसके साथ क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, और ये स्पीसीज बन के तैयार हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान इसने लोन पेयर दिया और इसने लोन पेयर लिया। तो जिसने लोन पेयर लिया वो एसिड और जिसने दिया वो बेस, जिसने लिया वो लुइस एसिड और जिसने दिया वो लुइस बेस। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब मेन चीज है ट्रिक। ट्रिक क्या कहता है कि जिस किसी के पास
नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हुआ, क्या क्या, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हुआ, वो सबके सब लोन पेयर देने की हैसियत रखते हैं और उनको अपन क्या बोल सकते हैं, लिविस एसिड बोल सकते हैं। और जिन किसी के पास पॉजिटिव चार्ज या एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, उन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिविस बेस बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जैसे देखिए Cl माइनस है, इस पे नेगेटिव चार्ज ही लोन पेयर दे सकता है, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, ये सब के सब क्या कर सकते हैं, लोन पेयर को दे सकते हैं। जैसे कि बात कोई कर दे NH3, ये भी क्या कर सकता है, लोन पेयर को दे सकता है। तो जो भी बच्चों लिया, मान लीजिए कहीं सल्फेट आयन है, कहीं PO4 पे -3 है, कहीं PO3 पे -2 है, ये सब क्या देने की ताकत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। और कुछ नेगेटिवली चार्ज है, कुछ पे क्या है, लोन पेयर है। तो जिनके भी पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा, वो सबके सब इलेक्ट्रॉन देने की हैसियत रखते हैं या लोन पेयर देने की हैसियत रखते हैं। और जो लोन पेयर देने की हैसियत रखता है, वो सबके सब क्या कहलाएंगे, लिविस एसिड। अब जरा देखो यहाँ, जैसे मान लो कहीं है CH3+, कहीं है AlCl3, कहीं है FeBr3, कहीं है सिर्फ Fe। तो ये सब के सब क्या हैं, इनके पास, या कहीं एम्प्टी ऑर्बिटल की बात कर दें, जैसे कहीं है सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसकी बात कर दें, तो ज़रा देखें जिनके भी पास क्या क्या मौजूद हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, वो सबके सब क्या हैं, वो सबके सब तुम्हारे क्या हैं, लुईस बेस है। अब बच्चों इसमें एक सबसे बेहतरीन सी थ्योरी जो आती है, जानते हो क्या है, वो बैक बॉन्डिंग का यूज़ आता है। बैक बॉन्डिंग के यूज़ से जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चा बिल्कुल परेशान हो जाता है। बैक बॉन्डिंग क्या है, इसके बारे में मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। देखो होता क्या है, वो आपसे पूछेगा BF3 और आपसे पूछेगा क्या, BCl3 और आपसे पूछेगा BBr3 और आपसे पूछेगा BI3। इसको लिविस एसिड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, स्ट्रेंथ के। तो देखो लगता क्या है, लगता है सबको कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे कम है, इसलिए सबसे कम खींचेगा। तो जब फ्लोरीन बोरॉन से ज़्यादा खींचेगा तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन की जो भूख है वो बढ़ जाएगी, और बोरॉन सबसे अच्छे से लोन पेयर को ले लेगा, इसलिए ये सबसे अच्छा क्या है, लिविस एसिड है। आयोडीन की खींचने की ताकत सबसे कम है रिलेटिवली, इसलिए सबसे कम खींचेगा। जो सबसे कम खींचा जाएगा बोरॉन से इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो लोन पेयर की भूख है वो रिलेटिवली ऑल दीज सबसे कम होगी, इसलिए सबसे घटिया लिविस एसिड होगा। बट ये बात बिल्कुल गलत है। आप लिखोगे क्या, BF3 सबसे अच्छा, फिर BCl3, फिर BBr3, फिर BI3 और फट से आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ आपको जानना है बैक बॉन्डिंग। अब सुनो, अगर कभी भी सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो और टर्मिनल के पास लोन पेयर, या इसका उल्टा कि सेंट्रल के पास लोन पेयर हो, टर्मिनल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वहाँ हमेशा क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है। फिर से सुन लीजिएगा, सेंट्रल एटम के पास क्या हो, एम्प्टी ऑर्बिटल, और टर्मिनल के पास क्या हो, लोन पेयर, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। अब अगर यहाँ पे हमें बैक बॉन्डिंग होगा तो जरा देखिए, बैक बॉन्डिंग से खूब अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई होती है इसको, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग खूब अच्छे से होगा, क्योंकि BF बॉन्ड जो है इसका भी आउटर मोस्ट 2p है और इसका आउटर मोस्ट सबशेल 2p है, लेकिन यहाँ 2p 3p है BCl में, और इसी तरह से यहाँ पे 2p 4p है और यहाँ पे 2p 5p है। तो जब दो एटम्स के बीच एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो टफ होती जाएगी। यानी फ्लोरीन तो अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि इसका भी
जो ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट 2p और इसका भी 2p, तो 2p में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस नहीं है। बट 2p 5 में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर आसानी से नहीं हो पाएगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सीधी सी बात है, एक बच्चा मेरे पास बैठा है, एक मुझसे बहुत दूर, मैं किसे चॉकलेट दे पाऊंगा? जो मेरे करीब होगा, जो बहुत, देखो 2p करीब है, 2p 5p दूर है, तो जो दूर होगा उसमें ये इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग यहाँ हुआ, यानी बोरॉन पीछे से इलेक्ट्रॉन पा रहा है। अगर बोरॉन खुद इलेक्ट्रॉन पा रहा है तो बाहर से लोन पेयर कम लेगा, और ये पीछे से सबसे कम पा रहा है, तो अगर ये बोरॉन पीछे से सबसे कम पा रहा है तो बाहर से सबसे ज़्यादा लेगा। इसलिए लिविस एसिड का ऑर्डर ऐसा होगा, Bi3 सबसे अच्छा, उसके बाद Br3, उसके बाद BCl3, और सबसे बेकार जो होगा वो किसका होगा? BF3 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचानक से कभी आ जाता है तो बच्चा उसमें फंस जाता है। बच्चों, आज हम लोगों ने क्या देखा? अभी हमने देखा बेसिक्स, क्या होता है आर्हेनियस थियरी, आर्हेनियस एसिड क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी, और क्या होता है लिविस थियरी, उसकी कुछ छोटी छोटी बातें। अब किसी भी टॉपिक को मजबूत किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। आगे हम लोग बेहतरीन तरीके से अब क्या देखने वाले हैं? ढेर सारे क्वेश्चन।